Hello, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College अजमेर। दोस्तों, आज के ई वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमने ई वीडियो लेक्चर का टॉपिक लिया है वो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है 207 कोड में से कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑफ रेजिस्टेंस टाइप। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। आइए शुरू करते हैं। आज के ये लेक्चर में हम मेकिंग द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टू सेल्फ स्टार्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं डेवलप होता है, मोटर रोटर उसका रोटेट नहीं करता है। तो अब आज हम देखेंगे उसके अंदर कुछ चेंजेस करके हम रोटर को किस तरह से घुमाते हैं। तो देखिए, जब मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है, तो हमको इसके स्टेटर के अंदर, क्योंकि रोटर तो इसका स्क्वायरल केज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो स्टेटर या स्टेटर की वाइंडिंग में कुछ चेंज करके हम रोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्टेटर के अंदर, जैसे कि हमने देखा दो तरह की एक वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग के साथ में हमें एक दूसरी वाइंडिंग यानी कि एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग भी हमें यहाँ करनी होती है, जिसका नाम होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, जो कि मोटर को स्टार्ट करने के काम में आती है। इसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेन वाइंडिंग के साथ में उसके पैरेलल में वोल्टेज की सप्लाई के पैरेलल में लगाते हैं। और दोनों वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री स्पेस्ड होता है। ठीक है, और मोटर ऐसा लगता है कि जैसे कि टू फेज मोटर की तरह व्यवहार कर रही है। और ये दोनों फेज अपनी अपनी जो वाइंडिंग्स में करंट फ्लो करते हैं, अपने खुद की फ्लक्सेस बनाते हैं, और दोनों फ्लक्स रिवॉल्विंग फ्लक्स जनरेट करते हैं, जिससे कि मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस तरह से आप देखिए, ये मोटर का कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के मुख्यतः दो पार्ट है। पहला पार्ट है स्टेटर और दूसरा पार्ट है रोटर। जैसा कि नाम से पता चलता है कि स्टेटर यानी कि मोटर का वो पार्ट जो कि स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, वो कहलाता है स्टेटर। और मोटर का वो पार्ट है जो कि रोटेट करता है, वो कहलाता है रोटर। तो इसका जो बाहरी भाग होता है वो स्टेटर होता है। देखिए, मैंने थोड़ा डिजाइन करके बताया यहाँ पे, ये इसका बाहरी भाग है, ये कहलाता है इसका मोटर का स्टेटर। मोटर के स्टेटर में अंदर की तरफ से इस तरह से स्लॉट्स कटे होते हैं, जो स्टेटर स्लॉट्स होते हैं। उन स्लॉट्स के अंदर कॉपर की वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि मैंने बताया कि हम स्टेटर के अंदर दो तरह की वाइंडिंग करते हैं, तो एक कहलाती है मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग का मतलब है ऐसी वाइंडिंग जो कि मेन हो, यानी कि, और रनिंग का मतलब यही है कि जो मोटर रनिंग कर रही है उस कंडीशन में सर्किट में उपलब्ध हो, तो वो वाइंडिंग कहलाती है मेन वाइंडिंग। अब चूंकि ये वाइंडिंग मेन वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, हर समय सर्किट में रहेगी, इसके अंदर करंट हर समय फ्लो होगा, तो इसका रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस कम होगा तो R = रो L अपॉन A के अनुसार उसकी लेंथ भी कम होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया है A वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर करंट लगातार फ्लो हो रही है। और वाइंडिंग ये कॉपर की और एल्यूमिनियम की हम बनाते हैं। जो दूसरी वाइंडिंग दिखा रखी है ये रेड कलर में मैंने, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग जो कि मोटर को स्टार्ट करने के काम आती है। ठीक है, और इसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सिलरी पर्पस के लिए काम में आ रही है। और इसमें चूंकि स्टार्टिंग में ही करंट फ्लो होती है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, लेंथ भी इसकी हाई होती है, ज्यादा होती है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम होता है। तो ये स्टेटर कहलाता है। स्टेटर के अंदर जो स्टेटर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिससे कि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाए। ये लिखा है मैंने, देखिए, मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील, ताकि स्टेटर के लॉसेस, स्टेटर के अंदर जो होने वाले लॉसेस है, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस कम हो जाते हैं। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन का स्टेटर बनाते हैं। स्टेटर हैविंग द स्लॉट्स विच टू वाइंडिंग्स आर केप्ट, और स्टेटर में इस तरह के स्लॉट्स होते हैं जिसमें दो वाइंडिंग को हम रख सकते हैं। और दोनों वाइंडिंग के बारे में बता चुका हूं कि मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह से होती है, और दिखने में मेन वाइंडिंग थोड़ी थिक होती है
और स्टार्टिंग वाइंडिंग थिन होती है और दोनों 90 डिग्री एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली अपार्ट होती है। तो ये स्टेटर का कुछ कंस्ट्रक्शन है। अब हम बात करते हैं रोटर की। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो मुख्यतः रोटर हम काम में लेते हैं वो इस तरह से एक स्क्वायरल केज रोटर होता है। स्क्वायरल केज का मतलब पिंजरा। इसके अंदर बेसिकली ये कॉपर की बार्स है, ये एल्यूमिनियम या कॉपर की बार हो सकती हैं, जिन्हें इस तरह से मैंने तिरछा करके लगाया है और यहाँ पर दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ एंड से यहाँ से जिससे मैंने शॉर्ट कर दिया है। तो ये वाइंडिंग का काम करती है। तो चूंकि ये पिंजरे के समान दिखती है इसलिए इसका नाम है स्क्वायरल केज रोटर। तो 90% जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर यही कि रोटर हम काम में लेते हैं। ये रोटर सिलेंड्रिकल होता है जिसके अंदर बार्स मतलब हैविंग द बार इन स्लॉट्स जिसके अंदर कॉपर की बार हम लगाते हैं और ये भी सिलिकॉन स्टील का बना होता है जिससे कि हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो, एडी करंट लॉसेस भी कम हो। वाइंडिंग जो होती है वो कॉपर की बनी होती है और परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड होती है दोनों तरफ से। यहाँ भी परमानेंटली शॉर्ट होती है, यहाँ भी परमानेंटली शॉर्ट होती है। और रोटर के साथ में ये रोटर का कॉन्फ़िगरेशन है। और इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर वाइंडिंग के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी हम लगाते हैं जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट में रखता है और लगभग 70 या 75% जब स्पीड मोटर गेन कर लेती है उस समय ये स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से ब्रेक कर देता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहलाता है। तो मोटे रूप में कंस्ट्रक्शन में कुछ इसमें इसी तरह से चीजें आती है। यहां हम रेजिस्टेंस टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दिखा रखी है। देखिए आप, ये मोटर का स्टेटर है, ठीक है, और ये बीच में यहाँ रोटर है। स्टेटर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि स्टेटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है। एक कहलाती है मेन वाइंडिंग जो कि इस तरह से होती है और दूसरी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। मेन वाइंडिंग मैंने बताया रेजिस्टेंस कम होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, लेंथ कम होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मैंने मोटी बनाई है और साथ में इसमें टर्न भी कम लिए हैं। और इसकी चूंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेंथ भी ज़्यादा होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, इसलिए पतले पतले मैंने ज़्यादा टर्न यहाँ बना रखे हैं। अब चूंकि वी आर ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसलिए हमको डिजाइनिंग में भी ध्यान देना होता है कि हमें कहाँ टर्न कम बनाना है, कहाँ टर्न ज़्यादा बनाना है। जब लेंथ कम है तो टर्न कम होने चाहिए, जब लेंथ ज़्यादा है तो टर्न भी ज़्यादा होने चाहिए। अब हमने यहाँ क्या करा है, क्योंकि रेजिस्टेंस टाइप इंडक्शन मोटर है तो हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस और इंक्रीज करने के लिए हमने एक्स्ट्रा हाई रेजिस्टेंस भी यहाँ लगा दिया है और इसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, CS का नाम देखा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, वो हमने यहाँ लगाया है और इस तरह से हमने इसको सप्लाई दी है। तो ये कुछ सर्किट इस तरह से है जैसे कि स्टेटर के अंदर होता है और स्टेटर के बीच में हमने यहाँ एक स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर रखा है, ठीक है। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ आपको। अब क्या है कि जब हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, यहाँ मैंने सिंगल फेज सप्लाई दी, फेज और न्यूट्रल 230 वोल्ट AC सप्लाई, तो यहाँ करंट फ्लो होगी। ये करंट फ्लो होगी तो इसके दो पार्ट होंगे, IM और IS। इसके मैंने दो पार्ट बना रखे हैं, IM और IS। IM का मतलब है जो मेन करंट मेन वाइंडिंग में फ्लो होगी वो IM कहलाएगी और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में होगी वो IS कहलाएगी। अब चूंकि मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी, इसका रिएक्टेंस है वो ज्यादा है, तो रिएक्टेंस ज्यादा होने की वजह से वेक्टर देखिए, वेक्टर डायग्राम में कुछ आप देखेंगे इस तरह से, ये V है और ये IM है। तो V और IM, चूंकि IM रिएक्टिव करंट, रिएक्टेंस की वजह से करंट हमारा 90 डिग्री लैग होता है, लेकिन प्योर इंडक्टेंस नहीं है, इसलिए 90 से थोड़ा कम हमने यहाँ बता दिया है। तो ये V और ये IM है। अब उसके बाद में IS यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी। स्टार्टिंग वाइंडिंग का चूंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए जो IS है वो V के नजदीक होगा, ठीक है। V और I के बीच में एंगल कम होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं, दो तरह की करंट यहाँ फ्लो हुई है तो दो तरह के फ्लक्स होंगे। ये फ्लक्स कहलाएगा φm और ये फ्लक्स कहलाएगा φs। अब दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया। देखिए, ये इसको हम ये भी कह सकते हैं φs और ये φm। दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ वो अल्फा, जिसके बारे में मैंने पहले बता चुका है।
बता चुके हैं, और इसका जो दोनों का रिजल्टेंट है वो आई करंट यहाँ पर ये मिलेगी हमें। तो अब V और I के बीच में जो फाई होगा वो उसका पावर फैक्टर होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो अल्फा डिग्री है वो लगभग 25 या 30 डिग्री, 25 या 30 डिग्री इसके आसपास फाई अल्फा डिग्री एंगल क्रिएट होता है। जब इतना एंगल क्रिएट होता है तो ये दोनों के इसके मोटर के अंदर एक टॉर्क डेवलप होता है, जिसकी इक्वेशन मैंने यहाँ दे रखी, TS इजिकल टू K IM/IS साइन अल्फा। IM और IS की वैल्यू हम निकाल लेंगे और अल्फा की एंगल दे रखी 25-30 डिग्री, इससे हम टॉर्क निकालेंगे। तो मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होगा और मोटर स्टार्ट होगी, रन करेगी। आफ्टर 70 और 80% स्पीड, जब 70 या 80% स्पीड गेन कर लेगी तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो ऑपरेट होके स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा और मोटर हमारी कंटिन्यूसली रन करेगी जब तक कि इसको पावर मिलेगी। इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये दो टुकड़ों में है। ये जो कर्व है ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग का और दूसरा जो कर्व है वो है रनिंग वाइंडिंग का, और दोनों के बीच में ब्रेक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा ऑन हुआ है, सर्किट को इसने स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा दिया है और रनिंग वाइंडिंग की वजह से मोटर हमारी रन कर रही है। तो इसका ये टॉर्क और स्पीड कर्व है। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इस मोटर का एप्लीकेशन है स्मॉल मशीन टूल्स में, डुप्लीकेटिंग मशीन्स में या ऑयल बर्नर्स में। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा कम होता है, इस वजह से इसका लिमिटेड हम यूज करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस टाइप मोटर है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसको और पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।